हेलो स्टूडेंट्स, माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन डैनी में आपका स्वागत है। आज हम आपको इस वीडियो में आपको बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्रों को निकालना सिखाएंगे जिनको आप हमेशा याद रख सकते हैं। तो त्रिविमीय आकृतियां होती हैं, 3D आकृतियां जिनकी 3 विमाएं होती हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, 3 विमाएं होती हैं। तो इनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र और आयतनों के सूत्रों के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए आप, पहली त्रिविमीय आकृति आती है घन। क्या आती है? घन, क्यूब, घन। तो घन क्या होता है? घन होता है 6 वर्गाकार पृष्ठों से 6 वर्गाकार पृष्ठ से बनी बंद आकृति। बंद आकृति 6 वर्गाकार पृष्ठ होते हैं। क्या होते हैं? 6 वर्गाकार पृष्ठ होंगे। तो 6 वर्गाकार पृष्ठों से बनी हुई जो बंद आकृति है उसको हम घन कहते हैं। क्या कहते हैं? घन। कुछ इस प्रकार का होता है घन। ये कोई वर्ग है जिसकी ये भुजाएं कैसी हैं? सभी भुजाएं समान माप की हैं। ये है घन। ठीक है, तो समान माप की हैं सभी भुजाएं। कैसी हैं? समान माप। ये भुजा, ये भुजा और ये भुजा सभी समान माप की हैं तीनों। तो ये क्या है? भुजा। ये भी क्या है? भुजा। ये भी क्या है? भुजा, जिसको ये बोलते हैं, जिसको भुजा ए बोलेंगे। भुजा ए, साइड, साइड बोलते हैं। ठीक है, तो घन में देखिए कितनी भुजाएं होती हैं। देखें तो टोटल 12 भुजाएं होती हैं। कितनी होंगी? 12 भुजाएं। तो घन का जो देखें क्षेत्रफल, तो घन का जो क्षेत्रफल निकालोगे तो घन का जो क्षेत्रफल होगा वो एक वर्ग के क्षेत्रफल का 6 गुना होगा। क्यों? 6 वर्गाकार पृष्ठ हैं। कैसे पृष्ठ हैं? 6 वर्गाकार पृष्ठ हैं। और 6 वर्गाकार पृष्ठ हैं तो इनका पृष्ठीय जो क्षेत्रफल होगा, एक जो वर्ग है, इस वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है भुजा स्क्वायर एरिया। कितना होता है? एक वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो भुजा स्क्वायर होता है। तो घनाभ का यानी उसका घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो हम लिखेंगे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्र, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो एक वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? भुजा स्क्वायर। तो 6 वर्गों का क्षेत्रफल कितना होगा? 6 इंटू भुजा स्क्वायर। तो 6 गुणा भुजा स्क्वायर। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 6 गुणा भुजा स्क्वायर। घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है चारों तरफ का, चारों तरफ का क्षेत्र, चारों तरफ का क्षेत्र, चारों तरफ का क्षेत्रफल यानी चारों दीवारों का क्षेत्रफल ऐसे राउंड का। तो चारों मतलब 4 का, 4 तरफ का। तो 4 वर्ग होंगे चारों तरफ, एक ऊपर होगा एक नीचे, तो 6 हो जाएंगे इस तरीके से। तो चारों साइड में कितने होंगे? 4 वर्ग, तो 4 इंटू भुजा उसके। अगला, घन का आयतन। घन का आयतन देखिए, आयतन क्या होता है? आयतन होगा जहां ऊंचाई होगी, ऊंचाई होगी वहां आयतन होगा। तो आयतन जो डिपेंड करता है, धारिता बोलते हैं इसको, क्षमता,
आयतन होता है, आयतन, इसको बोलते हैं धारिता, इसी को बोलते हैं क्षमता, कैपेसिटी, क्षमता, धारिता, आयतन, ये तीनों एक ही हैं। कितनी क्षमता है तो ठोस है, इतनी क्षमता ले जाने की है। कितनी धारिता है, उसमें कितना द्रव आता है वही धारिता है लीटर में। आयतन है, यही आयतन है। तो कोई भी बर्तन है उसमें कितना पानी आएगा, कितना आटा आएगा, कितना गेहूं आएंगे, तो यह उसका क्या है, आयतन है, धारिता है। तो घन का जो आयतन होता है वो भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा होता है। तो भुजा क्यू बराबर ए क्यू होता है। ए क्यू का मान होगा ए गुणा ए। भुजा का 3 बार गुणा कर देंगे तो हमें घन का आयतन प्राप्त हो जाए। अब देखिए घन का विकर्ण, घन के विकर्ण की लंबाई, विकर्ण की लंबाई, घन के जो विकर्ण की जो लंबाई होती है वो क्या होगी। देखिए घन का विकर्ण होता है एक कमरे के नीचे के कोने से लेके छत के कोने की सीधी नसैनी आने की अधिकतम लंबाई की नसैनी आने की लंबाई होगी, विकर्ण की लंबाई कहलाती है। तो घन के विकर्ण की लंबाई होगी ए वाली, इसके इस कोने से लेकर के और ऊपर वाले कोने तक, नीचे के कोने से लेकर ऊपर वाले कोने तक की जो संपूर्ण जो लंबाई होगी वह इसका क्या कहलाएगी, विकर्ण कहलाएगी। क्या कहलाएगी, विकर्ण कहलाएगी। और ये जो विकर्ण है, यहां से देखें तो इस विकर्ण की जो वो लंबाई आएगी वो टोटल कितनी होगी। तो ये विकर्ण की लंबाई का जो सूत्र है वो होगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। 3 बार ए स्क्वायर लिख देंगे तो ये होगा वर्गमूल 3a स्क्वायर। जोड़ देंगे ए स्क्वायर 3a स्क्वायर, तो 3a स्क्वायर वर्गमूल है, वर्गमूल के अंदर ए स्क्वायर तो ए आ जाएगा, तो ए वर्गमूल 3। तो इसका मान होगा भुजा वर्गमूल 3। घन का क्या, घन की क्या हो गई है, लंबाई, इकाई। ठीक है, तो इस प्रकार से हम घन का विकर्ण निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये तो रहा घन के बारे में संपूर्ण जानकारी। तो घन में देखिए 12 कोर होती हैं, कोर मतलब साइड, तो साइड कितनी होगी 12। पृष्ठ कितने होते हैं, 6 पृष्ठ होते हैं, 6 फलक होते हैं, 6 पृष्ठ, चारों दीवार, एक छत, एक फर्श, तो 6 पृष्ठ हो गए। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है, वही वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो इस प्रकार से हम, दूसरा आता है घनाभ। घनाभ, अब देखिए घनाभ क्या होता है। घनाभ होता है ईंट जैसी आकृति होती है इसकी, ईंट जैसा, ईंट, संदूक, माचिस, ऐसी आकृति का होगा। ईंट है, माचिस है, कमरा या हॉल या कमरा, सब ऐसी आकृति के होंगे। कैसे होंगे, घनाभाकार आकृति के बने होते हैं। ईंट है, संदूक है, माचिस है, हॉल है, कमरा है, घनाभाकार गड्ढा है कोई भी, तो इस प्रकार से हम घनाभ, घनाभ की आकृति देखिए। जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ये है घनाभ। अब घनाभ में क्या होता है देखिए, इसमें होगी लंबाई L, ये इसकी ऊंचाई है, ऊंचाई H, और ये इसकी क्या है, चौड़ाई, चौड़ाई B।
ठीक है, लंबाई, ऊंचाई, चौड़ाई, 3 विमाएं होती हैं इसकी, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। घन में 12 कोरें होती हैं, 6 फलक होते हैं, पृष्ठ। अब ये जो ये बनता है इसमें 6 आयताकार पृष्ठ होते हैं, 6 आयताकार पृष्ठ होते हैं। आयत का जो क्षेत्रफल होता है, इसका जो क्षेत्रफल होगा, इस आयताकार आकृति का जो क्षेत्रफल है, वो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई गुणा चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। यदि हम लंबाई गुणा चौड़ाई में ऊंचाई का गुणा कर दें तो घनाभ का क्या आ जाएगा? आयतन। क्यों? आयतन किस पर डिपेंड करता है? ऊंचाई पर। तो देखिए, घनाभ का संपूर्ण यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्षेत्रफल की इकाई होती है वर्ग इकाई। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? 2 गुणा, देखिए 6 पृष्ठ होते हैं आयताकार, तभी हम 2 गुणा कर रहे हैं, क्यों? डबल होते हैं। छत और फर्श समान होंगे तो डबल, आमने सामने की दीवारें समान होती हैं तो डबल, आमने सामने की दीवारें कैसी होंगी? समान, तो डबल। ठीक है, तो देखिए लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई, ये होता है। ठीक है, तो इसे हम लिखेंगे द्वारा LBH प्लस HL। इस प्रकार से हम इस घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। लंबाई गुणा चौड़ाई फर्श का हो गया, ऐसी छत होगी तो 2 हो गई, 2 बाहर ले लिया कॉमन। चौड़ाई गुणा ऊंचाई किसका हो गया? साइड की दीवारों का हो गया। चौड़ाई होगी और ऊंचाई होगी तो 2 हो गए। ऊंचाई और लंबाई किसकी? दूसरी साइड की हो गई, तो ऊंचाई गुणा लंबाई। यही भी आयताकार है, तो आयताकार कहे तो लंबाई गुणा चौड़ाई करते। अब देखिए, बिना ढक्कन के संदूक का क्षेत्रफल, बिना ढक्कन के संदूक का क्षेत्रफल, यानी ढक्कन नहीं है, यानी बिना छत का कमरा है, जिसकी चारों दीवारें हैं और फर्श है, जिसकी चारों दीवारें हैं और फर्श है। तो इसमें से एक हटा दो, इसको लंबाई गुणा चौड़ाई को एक को हटा दो और हमें बिना ढक्कन के संदूक का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाए। तो 2 गुणा ऊंचाई और लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 गुणा ऊंचाई लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस लंबाई गुणा चौड़ाई। तो बिना ढक्कन के संदूक का जो पृष्ठीय जो क्षेत्रफल है वो 2 गुणा ऊंचाई लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस लंबाई गुणा चौड़ाई। ये लंबाई गुणा चौड़ाई किसका है? आयत का है। लंबाई गुणा चौड़ाई किसका? फर्श का। 2 गुणा ऊंचाई लंबाई प्लस चौड़ाई किसका? कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल ऊंचाई से जनरेट होता है। कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा? देखिए 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। ये तो क्या हो गया? 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई हो गया फर्श का परिमाप, फर्श का परिमाप। और फर्श के परिमाप में हम ऊंचाई का क्या कर दें? गुणा, तो हमें कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल प्राप्त होगा। ऊंचाई का क्या कर दिया? गुणा। ये क्या हो गया? आयत का परिमाप, आयत का परिमाप और गुणा क्या? ऊंचाई। तो यही क्या है? कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल कहलाए। घनाभ का आयतन, आयतन देखिए बनता है किससे? क्षेत्रफल से। आयत
का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, बस हो गया। आयत का क्षेत्रफल क्या होगा बोलिए, लंबाई गुणा चौड़ाई, और लंबाई गुणा चौड़ाई में हम गुणा कर दें किसका, ऊंचाई का, तो हमें घनाभ का आयतन प्राप्त होगा। क्या होगा, आयतन प्राप्त होगा। तो इसको हम LBH भी लिख सकते हैं। LBH लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों का गुणा कर दें तो हमें घनाभ का आयतन प्राप्त हो जाए। अब देखिए आयतन से हमें आता है तो क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन में कैसे लिखना है, जैसे ईंटों की संख्या पूछी है, क्या पूछे, ईंटों की संख्या, ईंटों की संख्या। तो ईंटों की संख्या निकालेंगे तो हम लिखेंगे दीवार का आयतन, दीवार की माप लिख लेंगे, कितनी ऊंची है, कितनी लंबी है, कितनी चौड़ी है, तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, और एक ईंट का आयतन, एक ईंट का आयतन। ठीक है, एक ईंट कितने इंच की है, कितने सेंटीमीटर की है, कितनी ऊंचाई की, ऊंचाई लंबाई चौड़ाई की है, तो उसका माप यहाँ दोनों में एक ही माप लेंगे, मीटर तो मीटर, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर, फुट तो फुट, इंची तो इंची। ठीक है, अब देखिए इसमें तो हमें ईंटों की संख्या निकालनी हो तो हम इस सूत्र का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो घनाभ का आयतन हो गया, इस प्रकार से निकाल लेंगे, आयत के क्षेत्रफल में ऊंचाई का गुणा कर देंगे तो घनाभ का आयतन प्राप्त। घनाभ के विकर्ण की लंबाई, विकर्ण की लंबाई, घनाभ का विकर्ण होता है, मैंने बताया था कि एक कमरे में अधिकतम लंबाई की कितनी, अधिकतम लंबाई की जो सीढ़ी रखी जा सकती है, जो सीढ़ी बोलते हैं उसको, नसेनी बोलते हैं, तो उसको हम एक कोने से दूसरे कोने तक रखें तो उसकी जो लंबाई है वही उसका क्या कहलाएगा, विकर्ण कहलाएगा। तो घनाभ की विकर्ण की लंबाई का जो सूत्र है वो ये है, लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग प्लस ऊंचाई का वर्ग। ठीक है, तो ये घनाभ के विकर्ण की लंबाई का सूत्र। बेलन, सिलेंडर, ठीक है, बेलन, बेलन में देखिए आकृति होती है, ड्रम बोलते हैं जिसको, ड्राम लिख लो, या ड्रम या ड्राम। तो ड्राम की जो आकृति होती है वही बेलन है, ऐसा होगा। अब देखिए इसमें हमें वृत्त का क्षेत्रफल परिधि पता हो, जैसे ये क्या है, एक वृत्त है, इसकी ये क्या है, त्रिज्या r है, तो वृत्त का जो क्षेत्रफल है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर होता है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई r स्क्वायर। वृत्त की परिधि क्या होगी, वृत्त की परिधि होती है 2 पाई r। r क्या है, ये त्रिज्या है, क्या है, त्रिज्या। ठीक है, और त्रिज्या निकालने का जो सूत्र है वो होती है व्यास। ये क्या होगी, ये भुजा व्यास होगी ये पूरी, और यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, त्रिज्या, ये इसका केंद्र बिंदु O। ठीक है, तो वृत्त का व्यास निकालें, वृत्त का व्यास, तो व्यास होता है 2 गुणा त्रिज्या, 2 बार त्रिज्या आ जाएगी, उसका दुगुना कर देंगे तो हमें वृत्त का व्यास प्राप्त होगा। इसी प्रकार से देखें, ये लंबवत ऊंचाई है, कितनी ऊंचाई का है, ये लंबवत ऊंचाई यही है। अब ये r है, इसकी क्या है, r त्रिज्या। तो बेलन की त्रिज्या, बेलन की
त्रिज्या, आर बराबर बेलन की त्रिज्या क्या है, बराबर आर है, रेडियस त्रिज्या का बेलन है। ये क्या है, इसका वृत्ताकार है, क्या है, वृत्त। एक वृत्त कहाँ है, ऊपर वृत्त, दो वृत्त हो गए इसके। ये जो साइड का है ये वाला, ये इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्र, क्या है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है। जैसे मार्कर है तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होगा, साइड का चारों तरफ का, नीचे का नहीं होगा, ऊपर का नहीं होगा, तो वो होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखिए घनाभ का नहीं, उसका बेलन का, सॉरी, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्र, वक्र पृष्ठीय क्षेत्र, इसी को बोलते हैं पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या बोलेंगे, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्र, पार्श्व मतलब साइड का। तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल किससे जनरेट होता है, परिधि से। किससे होगा, परिधि से। परिधि को h ऊंचाई तक ऐसे बढ़ाते ले जाएं इस तरीके से, तो ऐसे जो प्राप्त होगा वो को क्या होगा, साइड का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो परिधि, वृत्त की परिधि क्या होगी, 2 पाई आर। वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई आर, और 2 पाई आर में हम ऊंचाई का गुणा कर दें उसकी h का, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्राप्त होगा, 2 पाई आर h। ठीक है, अगला देखिए, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, देखिए कुल जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया ये, और बेलन का कुल पृष्ठीय जो क्षेत्रफल है बेलन का, वो कितना होगा, देखिए बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ प्लस दो वृत्तों का क्षेत्रफल, 1 और 2, दो वृत्त हैं, एक ढक्कन नीचे है, एक ऊपर है, गोलाकार है, वृत्ताकार है, तो दो वृत्तों का क्षेत्र। तो वक्र पृष्ठ क्या है, 2 पाई आर एच प्लस दो वृत्त, एक वृत्त का होगा पाई आर स्क्वायर, इसका भी पाई आर, तो कितने पाई आर स्क्वायर हो गए, 2, तो 2 पाई आर स्क्वायर। कॉमन आ जाएगा 2 पाई आर और h प्लस आर, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, किसका, बेलन का। तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 2 पाई आर, कोष्ठक में h प्लस आर। ठीक है, अब देखिए बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, तो आयतन क्या होगा, देखिए आयतन जनरेट होता है उसके क्षेत्रफल से, वृत्त के क्षेत्रफल से। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल, और वृत्त के क्षेत्रफल में हम h का गुणा कर दें ऊंचाई, तो क्षेत्रफल को हम, वृत्त के क्षेत्रफल को, नीचे के क्षेत्रफल को h ऊंचाई तक उठाते ले जाएं, तो हमें बेलन का आयतन प्राप्त हो। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, और h का गुणा कर दो, तो पाई आर स्क्वायर, हमें बेलन का आयतन प्राप्त हो जाए। तो पाई आर स्क्वायर h बेलन का आयतन है। शंकु बोलते हैं कौन, इसकी आकृति इस तरह की होगी, एक जो आधार है वो आधार कैसा होगा, वृत्ताकार, इससे इसको मिला दें। ठीक है, तो ये होती है इसकी तिर्यक ऊंचाई L बराबर तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई L,
ये होती है इसकी त्रिज्या r, जानते ही हो ये त्रिज्या है इसकी, ये 90 डिग्री एंगल है। और ये होगी इसकी लंबवत ऊंचाई h, क्या होगी ऊंचाई, h क्या होगी ऊंचाई। और ये है एक वृत्ताकार रिंग, आधार इसका कैसा है वृत्ताकार, ठीक है सर्किल आकार। अब देखिए इसमें शंकु का देख, तो ये एक समकोण बन रहा है, क्या बन रहा है देखो ये एक समकोण, और समकोण में पाइथागोरस प्रमेय से हम L निकाल लेंगे। तो L तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई वह होती है L, तिर्यक ऊंचाई L। जैसे हम पहाड़ पर चढ़ते हैं तो वो क्या है चढ़ना, पहाड़ पर चढ़ना तिर्यक ऊंचाई है। तिर्यक ऊंचाई पर होकर के हम पहाड़ की चोटी तक पहुंचते हैं, जैसे तिर्यक ऊंचाई है ऐसे। ये लंबवत ऊंचाई पहाड़ की चोटी से लेकर के उसके आधार में केंद्र तक की जो ऊंचाई है वो ऊंचाई h है लंबवत। ये इसकी त्रिज्या है r, शंकु की त्रिज्या r। तो तिर्यक ऊंचाई निकालने का सूत्र है पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या है देखिए, पाइथागोरस प्रमेय है कि कर्ण निकालना है, तो ये कर्ण है ऐसे आता है, समझ लेना इधर ये कर्ण, ये आधार, ये लंब। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम कर्ण को निकालें तो आधार का वर्ग प्लस लंब का, ये पाइथागोरस प्रमेय है समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से। इसी प्रकार से यही अप्लाई हो रही है यहाँ पर देखो, L तो कर्ण है, R आधार है, H लंब है। तो हम निकालेंगे इसमें त्रिज्या R का होल स्क्वायर प्लस H का। तो तिर्यक ऊंचाई निकालने का ये सूत्र है, ठीक है। अब देखिए शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्र, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा देखिए, शंकु के वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होगा वो होता है पाई आर एल, पाई आर एल, जहाँ पाई का मान 22/7 या 3.14 भी होता है, आर एल। तो पाई आर एल क्या है, इस शंकु के जो साइड का ये क्षेत्रफल है, खाली आधार को छोड़ करके साइड का जो क्षेत्रफल है चारों तरफ का, वो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा पाई आर एल। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का कुल जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है तो उसमें हम देखिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ लेंगे साइड को, तो पाई आर एल प्लस पाई आर एल हो जाएगा। इसका जो आधार है वो कैसा है, वृत्त है, तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। तो आधार एक ही है गोलाकार, नीचे ही है, तो नीचे के जो आधार का जो क्षेत्रफल होगा वो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। कॉमन क्या आ रहा है, पाई आर कॉमन ले लिया, एल प्लस आर। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर, कोष्टक में एल प्लस आर, ठीक है। तो इस प्रकार से हम शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अब देखिए शंकु का आयतन, शंकु का आयतन शंकु का आयतन क्या होगा, बेलन के आयतन का 1/3वां भाग होता है शंकु का आयतन, 1/3वां भाग होता है शंकु का आयतन।
जैसे बेलन है तो 1/3वां भाग होता है शंकु का। कैसे? ये बेलन है पूरा, तो इस बेलन में से 3 शंकु बनाए जा सकते हैं समान त्रिज्या और ऊंचाई के। तो देखिए कैसे, एक केंद्र बिंदु में ये शंकु बन जाएगा, 1 बन गया, ये 2 बन गए। कितने शंकु हो गए? 2। एक ऊपर का, एक नीचे का, 2 शंकु बन गए। एक ये साइड का मुड़ करके आएगा, साइड का इन से बनेगा, एक शंकु इन से बन जाएगा। ऐसे मुड़ के आएंगे, कट के रह जाएंगे, तो मुड़ के आएगा तो उससे एक शंकु ये बन जाएगा। तो कितने शंकु हो गए? 3 शंकु हो गए। एक बेलन से 3 शंकु बनते हैं, तो एक शंकु का आयतन होगा 1/3 और बेलन का आयतन होता है πr²h। ठीक है, तो बेलन का शंकु का आयतन हो गया 1/3 बेलन का आयतन πr²। बेलन के आयतन का 1/3वां भाग शंकु का आयतन गोला। 5 नंबर। देखिए अब हम पढ़ते हैं 5वीं जो आकृति है, त्रिविमीय आकृति, वो है गोला। जैसे पृथ्वी एक गोला है, तो पृथ्वी एक गोलाकार पिंड है, तो स्फीयर है, तो स्फीयर मीन्स गोला होता है। अब देखिए इसमें गोले में है क्या, देखिए ये गोला होगा इस तरीके का, ये इसका केंद्र बिंदु O है और ये इसकी त्रिज्या है R, गोले की त्रिज्या। और इस प्रकार से ये गोला है, गोला। ठीक है, ऐसे भी ले सकते हैं इसको। तो इस प्रकार से क्या एक गोला है। अब इस जो गोले में हम देखें तो R त्रिज्या का एक गोला है। अब जब ये गोले का निर्माण होता है तो मान लीजिए इसमें 4 वृत्त लगे होते हैं। 4 वृत्तों से मिल करके बनी हुई आकृति को हम गोला कहते हैं। प्लस लगा, बस इन चारों गोलाकार आकृतियों से बनी हुई जो आकृति होगी वही क्या होगी? गोले का निर्माण करेगी। और एक वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो πr², इसका भी πr², इसका भी πr², इसका भी πr²। तो गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र, गोले का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है तो चारों वृत्तों से मिला करके या इसको बांध करके परत पर, तो इन चारों वृत्तों को मिला करके गोले का निर्माण किया जाए। तो गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 1 πr², 2 3 4 πr²। तो गोले का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा तो वो क्या होगा? 4 πr²। गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्र, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है साइड का, ऊपर का नहीं, नीचे का नहीं। तो 2 वृत्त क्रॉस कर दो तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा 1 2, तो 2 πr²। गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 2 πr²। गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 4 πr²। तो इस प्रकार से हम गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते। अब हम पढ़ेंगे गोले का आयतन। आयतन, अब देखिए गोले का आयतन क्या होगा? तो गोले का आयतन होता है 4/3, 4/3 πr², 4/3 πr³ लिखते हैं। ठीक है,
पाई आर स्क्वायर तो क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त के क्षेत्रफल में आर का गुणा कर दें तो पाई आर क्यू हो जाएगा, और 4/3 लगा दें तो गोले का आयतन प्राप्त हो जाएगा। अर्धगोला, अर्धगोला, आधा गोला, हेमीस्फीयर, अर्धगोला। ये इसकी आकृति होती है कटोरे जैसी। कैसी होती है, कटोरे जैसी, कटोरे, कटोरा, ऐसे मान लीजिए कटोरा जैसी होगी। जैसे एक नींबू को हम बीचों बीच से काट दें तो हमें 2 अर्धगोले प्राप्त होंगे, और ये अर्धगोला ऐसा हो, ऐसी टाइप, ठीक है। और ये इसकी क्या होगी, त्रिज्या आर, अर्धगोले, और ये होगा इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्र, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल साइड का, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा अर्धगोले का। अब देखिए हम लिखते हैं अर्धगोले का, अर्धगोले का, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, वक्राकार। पूरे गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4πr स्क्वायर, 4πr स्क्वायर। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, संपूर्ण का आधा कर दो तो इसकी साइड कैसी है, 2 वृत्तों से बनी हुई है, तो क्या होगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr स्क्वायर। गोले के संपूर्ण वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का आधा कर देंगे तो हमें गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्राप्त होगा, अर्धगोले का, ठीक है। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, ये नहीं होगा, ये तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, ओनली ये साइड, ये साइड, ये साइड, ओनली एक साइड वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में आएगा वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस एक ये वृत्त का क्षेत्रफल, जो ऊपर दिखाई दे रहा है ये वाला जो है, ये वृत्त का क्षेत्रफल और ऐड हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल होगा πr स्क्वायर। तो वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल में हम πr स्क्वायर और जोड़ देंगे तो हमें अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल प्राप्त होगा, πr स्क्वायर। तो इसका कितना होगा, 2πr स्क्वायर प्लस 1πr, कितने हो गए, 3πr। अर्धगोले का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो होगा 3πr स्क्वायर। 2 साइड के, एक ऊपर का जुड़ जाएगा, ऊपर भी तो है ये, तो ये संपूर्ण का हो गया पूरे का। अब निकालेंगे हम अर्धगोले का, अर्धगोले का आयतन। तो पूरे गोले का होगा 4/3πr क्यूब, πr क्यूब, 4/3πr क्यूब। तो पूरे का होता है, 2 का दे देंगे भाग तो 2 से 4 कट जाएगी 2 बार, तो आधा कर देंगे तो 2/3πr क्यूब। ये अर्धगोले का क्या होगा, आयतन, क्या आ जाएगा अर्धगोले का आयतन। तो इस प्रकार से हम त्रिविमीय आकृतियों के सभी जो त्रिविमीय आकृतियां हैं मोस्ट तो उनका हम पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन निकालने पर ये जो सूत्र बनते हैं इनको हमने बताया। इकाई, अब इकाई क्या होती है, इकाई को हम देखिए यूनिट, इकाई को सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं,
किलोमीटर भी लिख सकते हैं, मीटर भी लिख सकते हैं। तो इकाई सेंटीमीटर में, किलोमीटर में, मीटर में और एमएम में भी लिख सकते हैं, मिलीमीटर, मिलीमीटर ऐसे लिख सकते हैं। तो ये इकाई भी पता होना चाहिए आपको। जब भी हम क्षेत्रफल और आयतन संबंधी सवाल करेंगे तो हमें इन इकाइयों का विशेष ध्यान रखना है। जिस टाइप की इकाई है उसी टाइप की इकाई को हम सबको चेंज कर लें। मीटर में तो मीटर मीटर में, किलोमीटर है तो किलोमीटर में, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में, मिलीमीटर है तो मिलीमीटर में हम चेंज कर लें। अब कैसे देखिए आपको ये याद करानी है। एक जो मीटर होता है वो 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। एक जो किलोमीटर होता है वो 1000 मीटर के बराबर। एक जो किलोमीटर होगा वो 1000 मीटर के बराबर, एक जो मीटर है 100 सेंटीमीटर के बराबर और एक जो सेंटीमीटर है वो 10 मिलीमीटर के बराबर होता है। तो ये तीनों में संबंध है। सेंटीमीटर में चेंज करेंगे मीटर को तो 100 का भाग देंगे, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 100 का गुणा करेंगे। अब देखिए परिमाप, परिमाप या परिधि, परिमाप या परिधि, परिमाप हो या परिधि हो, इसकी इकाई क्या होगी? खाली इकाई होगी। खाली क्या होगी? इकाई। क्या होती है? यूनिट। इकाई में निकालते इकाई। अब इकाई सेंटीमीटर है तो परिधि और परिमाप किस में होंगे? सेंटीमीटर में। मीटर है तो मीटर में, किलोमीटर तो किलोमीटर में, मील है तो मील में, फुट है तो फुट में। ठीक है, तो इस प्रकार से निकाल सकते। अब आता है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल, एरिया। तो क्षेत्रफल की जो इकाई होती है वो होती है वर्ग इकाई। वर्ग इकाई। अब इकाई की जगह सेंटीमीटर है तो वर्ग सेंटीमीटर लिख देंगे। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इकाई का वर्ग। अब इकाई की जगह मान लीजिए मीटर है तो मीटर का होल स्क्वायर हो गया। इकाई इसकी परिधि की लंबाई की इकाई मीटर है तो मीटर हो गई, किलोमीटर है तो किलोमीटर होती। तो वर्ग इकाई। अब आता है आयतन। आयतन की इकाई क्या होगी? आयतन की जो इकाई होगी वो होगी घन मीटर, यानी घन इकाई। घन इकाई। इस पर 3 घात होती है। इकाई कोई भी हो उस पर कितनी घात लगा देंगे? 3। जैसे मीटर इकाई है तो मीटर पे 3 घात लगा के लिख देंगे। ठीक है, तो परिमाप की इकाई क्या होगी? मीटर। क्षेत्रफल की इकाई क्या होगी? वर्ग मीटर। आयतन की इकाई क्या होगी? घन मीटर। अब देखिए कई बार जो आयतन आता है तो आयतन को वो लीटर में पूछता है, या लीटर में दिया है तो घन मीटर में पूछता है। तो हमें याद रख लेना है, एक वर्ग, एक जो घन मीटर आयतन होता है, एक जो घन मीटर आयतन होता है उसमें 1000 लीटर पानी आता है। लीटर कोई द्रव आ सकता है, 1000 लीटर। एक घन मीटर की जो माप है, आयतन है, उसमें 1000 लीटर पानी आएगा। तो याद रखना, लीटर को हम घन से मीटर में चेंज करें तो 1000 का भाग देंगे, और घन मीटर को हम लीटर में चेंज करेंगे तो 1000 का गुणा कर देंगे। ऐसे ही एक घन सेंटीमीटर में, ऐसे ही 1000 घन सेंटीमीटर होगा। एक 1000 जो घन सेंटीमीटर होता है, 1000 घन सेंटीमीटर बराबर होता है 1 लीटर। ये 1 लीटर में होता है।
किसमें होता है 1 लीटर। 1000 घन सेंटीमीटर कोई आयतन है तो उसमें 1 लीटर द्रव लिक्विड आएगा। तो इस प्रकार से हम इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम आयतन संबंधी, पृष्ठीय क्षेत्रफल संबंधी कोई भी सवाल करते हैं तो इन सूत्रों को, इन इकाइयों को ध्यान रखना है। मीटर है तो मीटर, किलोमीटर को तो किलोमीटर में ही लिखना है चेंज करके। इकाई को समान कर लेना है, फिर उसका सूत्र लिख देना है, सूत्र में उनको मानों को लिख देना है और लिख करके हम उस सवाल को करेंगे तो हमारा सवाल बिल्कुल सही जाए। ठीक है, तो इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन है तो आप उसको हल कर सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में लिखें और हमारे वीडियो को, हमारे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।